सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कोशिश ये है कि मार्केट्स आप लोग क्लोजली ट्रैक करते होंगे, कुछ स्टॉक्स जो किसी ना किसी वजह से आज हो सकता है हरकत में रहें, उनको मेंशन कर दिया जाए। अपना एनालिसिस करिए उन स्टॉक्स में, फिर डिसाइड करिएगा कोई ट्रेड वेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। लेकिन वो टॉप 20 स्टॉक जो आपकी स्क्रीन में ऐड होने चाहिए आज की ट्रेडिंग सेशन में, वो हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं। नीरज जी मेरे साथ हैं, गुड मॉर्निंग। लाइए भाई क्यूज ये आ गए। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होगी, हम 20 पॉइंट नीचे खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस। हालांकि हर टिक के साथ जैसे जैसे समय निकल रहा है एसजीएक्स निफ्टी इंट्राडे कुछ रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि क्यूज खराब है। क्यूज इसीलिए खराब है कि अब सारे डेटा पॉइंट जो यूएस से आ रहे हैं गड़बड़ा रहे हैं। गड़बड़ा रहे हैं मतलब महंगाई ऐसा लग रहा है अभी भी काबू में नहीं आई है। इकोनॉमी में वो जॉब क्रिएशन वगैरह एग्रेसिवली चले जा रहे हैं, तो कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा। फेड के इतने स्टेप्स उठाने के बाद फेड गुस्सा ना हो जाए और एग्रेसिव स्टेप्स ना उठा ले, उस बात का डर सता रहा है। तो यूएस में फ्राइडे को वही हुआ। फिर वो एक आंकड़ा आया उनका, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्फ्लेशन का एक थोड़ा सा ट्विस्टेड एंगल जिसको फेड क्लोजली वॉच आउट करता है, बढ़ के आ गया। तो यूएस में फ्राइडे को थोड़ा सा पेन आया। पेन थोड़ा सा नहीं, दरअसल 1 से लेकर 0.25% तीनों बेंचमार्क्स गिरे। अच्छा खासा वोलेटाइल सेशन था, पर वो वीकनेस परसिस्ट कर रही है। हम 6 दिनों से वैसे ही कमजोरी झेल रहे हैं, 6 दिन से बैक टू बैक पिटाई झेल रहे हैं। ऐसे में जरा पिच दिखाइए, जूम इन करिएगा कैमरा। आज का पिच, आज का ग्राउंड का, ये सारे मुंबई के ग्राउंड है कि हम लोग शहर के अलग अलग शहरों में जाके खेलते हैं? अलग अलग शहरों में। अलग अलग शहरों। भोपाल के पास ऐसा कोई खास क्रिकेट ग्राउंड है नहीं, फिर क्या करेंगे हम लोग? भोपाल स्टेडियम नहीं है क्या? वो हॉकी वॉकी का बहुत फेमस है, इंदौर में वो है। आजकल बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ आजकल बन सकता है। हाँ, बहुत टाइम नहीं तो हमारे घर के सामने ग्राउंड में ऐसा है, ऊपर खावड़ पिच चाहिए तो हमारे वहाँ मिल जाएगी। अभी क्यूज कैसे हैं आज के? क्यों देखो एकदम ग्रीन बढ़िया पिच दिख रही है। वैसे ही लग रहा है कि आज ये गड़बड़ वाला मामला है। गड़बड़ वाला मामला है, एकदम गड़बड़ वाला मामला है। तो फिर एसजीएक्स निफ्टी तो रिकवर कर रहा है, दमकम दिखा रहा है। डेटा लेकिन गड़बड़ है, बस ये मतलब हमारा। डेटा गड़बड़ है नहीं, एसजीएक्स निफ्टी 14 पॉइंट नीचे आ गया, लाल में आ गया। हाँ लाल नहीं, लाल जो रिकवर कर रहा है हर टिक के साथ। क्या है मूड, क्या डेटा गड़बड़ क्यों कर रहे हो आप? देखो अब जो पिछले एक हफ्ते से हम लोग बातचीत कर रहे थे वो बात अब कंफर्म हो गई है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है ना नहीं हुआ कंट्रोल, ऊपर बढ़ के आ गया है। जो एक्सपेक्टेशन ऊपर होता है, जो अनुमान लगा के आप चल रहे हैं तो उसको बीट कर रहा है वो रोबस्ट नंबर। और जो जिसको ज़्यादा फेड वाले तवज्जो देते हैं कि पीसी जिसको इन्फ्लेशन हम लोग मानते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा हो रहा है वहाँ पे, तो कंज्यूमर बिहेवियर अभी भी दिखा रहा है कि वहाँ पे लोग खूब बाइंग कर रहे हैं। और शुक्रवार को जब ये नंबर आया तो उसके बाद मार्केट गिरे, तो उसमें चाहे कोर में देखिए चाहे मेन पीसी देखिए, दोनों में ही बढ़ा हुआ है। अगर कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न, बाइंग बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, अभी भी बढ़ के आ रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वहाँ पे लोग खर्चा वर्चा कर रहे हैं, तो फिर फेड के जो अभी कितना 4.5% है ना, तो 4 चौक 16 और 2 18 बार बढ़ा चुके हैं ब्याज दरें, और 18 बार में कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या हुआ, हथौड़ा न मार दें कहीं, गुस्सा आ जाए। हाँ कि 54 ले लो, 58 पौना ले लो आप। तो ये डर पैदा हो गया, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट तो लोगों ने डिस्काउंट कर लिया था। ये करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि हम फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम गड़बड़ा गए अपनी पॉलिसी में। हम जब टेपर ऑफ कर रहे थे तो हमें वापस एग्रेशन दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि हम बिहाइंड अगर वापस चले गए। ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल होगा फेड के लिए। अब पता तो लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे ना और गड़बड़ाएगा। और गड़बड़ा। जेमी डायमंड ने जो उस दिन कहा तो सही कहा था। इसीलिए इंडिया में जब एमपीसी बैठा, उसका आउटकम आया, तो हमने स्टैंड नहीं बदला। हमने बदला होता स्टैंड और उसके बाद फिर एग्रेसिव दरों में हाइक होता तो सब गड़बड़ा जाता। लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक के पास कंट्रोल ही नहीं था। वो कंट्रोल दिख रहा नहीं है आपके पास, और यूएस में तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है वहाँ पे। और अगर उसको कंट्रोल इनको करना है तो फिर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी समस्या मैं कह रहा हूँ, जिसका मैंने जिक्र किया था, आगे और आगे में डिटेल में बात करेंगे ना, कि बॉन्ड मार्केट को आप देखिए या इक्विटी देखिए, अब दोनों उस वर्ज पे खड़े हैं कि अगर ये रिलैप्स हो गया और ये एक थ्योरी स्टैब्लिश हो गई कि यार हम तो फिर उसी स्थिति में चले गए जहाँ भी इन्फ्लेशन ने हमको पिंच करना शुरू किया था, तो ये दोनों मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए चिंता की बात है यहाँ पे। जिस तरह से मार्केट में सेल ऑफ हुआ, वीकली बेसिस पे आप देखेंगे तो 3% गिरे सारे इंडाइसेस। मतलब जनवरी में जो एक बढ़िया रैली बनी थी वो फरवरी में फिजल आउट हो गई है। तो अब इस चिंता के बीच में आप डेड कैट बाउंस
ट्रेडिंग एवरेजेस, मीन और वो क्या क्या डेमा ईमा ये सब जो चलते रहते जो हैं, अपने लगाने हैं गणित लगा, जो लगाना वो लगा लो, लेकिन गणित लगाने तो 3 मंथ से गिर रहे थे, अब चलेंगे। सारे गणित लगे हुए हैं। वो गणित लगाना हो तो लगाओ भाई, वही है। बाकी डेटा खराब है बस, बेसिकली आप ध्यान रखिए। हो सकता है 6 दिन की गिरावट के बाद एक बाउंस देखने को मिल जाए, सस्टेनेबल नहीं होगा क्योंकि अभी तक सब कुछ क्वेश्चन मार्क ही है, दिक्कतें जस की तस बनी हुई हैं। ठीक बात, ये है ग्लोबल मूड। लाइए भाई आज के स्टॉक्स, सिर्फ खबरें मेंशन कर रहा हूं। मूड खराब है, बिल्कुल सही है, और ग्रीन जो नजर आ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा आप, वो स्टॉक्स कितना आउट परफॉर्म कर पाएंगे ग्लोबल खराब क्यूज के बीच में, वो क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। पहला मैंने रखा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, PGCIL जिसे हम कहते हैं। इन्होंने कल इनकी जो कमेटी है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की, उन्होंने काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की मंजूरी दी है। पावर ग्रिड का स्टॉक ब्यूटीफुली कंसोलिडेट हो रहा है, बाजार की गिरावट से अछूता है, अपने रेंज में बिल्कुल सीमित दायरे में कंसोलिडेशन, ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन हो रहा है। इवन फ्राइडे को जब बाजार गिर रहा था तो ये हल्के हरे निशान के साथ ही कामकाज कर रहा है, डटा खड़ा हुआ है, अच्छी बात, पहली स्ट्रेंथ नजर आती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। कई सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव करे, अब मैं उन डिटेलिंग में नहीं जा रहा, क्वांटम बताता चलता हूं। पहला था 200 करोड़ रुपए का, 4 करे थे असल में, 200 करोड़ रुपए, 108 करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट पौने 400, 385 करोड़ रुपीस, 109 करोड़ रुपए, कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूवल्स आते हुए नजर आए। पावर ग्रिड को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं, प्रोड्यूसर साहब ने सबमिशन भी स्क्रीन पर रख दिया टोटल। NBCC दूसरा स्टॉक, हालांकि ये तो आप जानते हैं किस तरह से फंसा हुआ स्टॉक है, फंसा हुआ इन द सेंस हम रिटेल फंसे हुए हैं, और किसी भी अपटिक में आप देखते हैं किस तरह की सप्लाई ओवरहैंग इस स्टॉक में बनती है। पर खैर खबर ठीक है, ग्रीन रख रहा हूं, पर कंसर्न्स आप जानते हैं स्टॉक रिलेटेड। 2 अपडेट आए थे दरअसल इसके। पहला आया इनका मंथली बिजनेस अपडेट। मंथली बिजनेस अपडेट मतलब हर मंथ में इन्होंने कितने ऑर्डर बैक करे, ये अपडेट शेयर करते हैं। जनवरी के मंथ में केवल 194 करोड़ रुपीस के ऑर्डर इनके हाथ लगे, पर उसके बाद दूसरा रिलीज आया और उसमें लिखा था कि भाई एक ऑर्डर और मिला है इस कंपनी को, जिसकी वैल्यू दरअसल 350 करोड़ रुपए की है। ये इन्होंने अपने उसमें इलाहाबाद लिखा है। मैंने जब ट्वीट करा तो कई लोगों का आपने नाम इलाहाबाद क्यों लिखा, इलाहाबाद का नाम बदल गया है। अब मैं उनकी बताना चाहता हूं, उनकी रिलीज में जो लिखा था मैंने वही। हाँ नहीं सही है, शहर का नाम बदलना जरूरी नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बोलते हैं अभी भी, आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है, मद्रास हाई कोर्ट भी है, तो वो चेंज नहीं हुए अभी तक, चल रहे हैं। तो इनकी रिलीज में सर वो लोग जो उन्होंने लिखा था मुझे, इलाहाबाद लिखा हुआ है, इलाहाबाद में प्रयागराज हो गया ना, प्रयागराज में दरअसल इनको ऑर्डर मिला है। तो वो क्वांटम बढ़ा था, जनवरी में केवल 195 करोड़ रुपीस का, उसके बाद अपडेट आया 350 करोड़ रुपए का आसपास का ऑर्डर था वो प्रयागराज का, तो इसको ग्रीन रख दिया। तीसरी कंपनी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी, अब वो एक बिड करा था इन्होंने मित्तल कॉर्प के, तो उसके जो कॉर्पोरेट डेटर्स की COC है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उसने इनका रेजोल्यूशन प्लान मंजूर कर दिया, इनको लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है, यानी कि इनकी आम जिसने बिड करा था श्याम, SCL एंड पावर, वो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के तौर पे सामने आए। हाँ, एजुकेटिंग अथॉरिटी फाइनल नोट देगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट कंसर्न टाइप हो गया है, तो इनको मैंने ग्रीन रखा, श्याम मेटालिक्स को। 3 स्टॉक ग्रीन वाले, बाजार दिक्कत वाला है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसे ही अपने भी आज शुरू में अपने भी 3 ग्रीन वाले हैं। हाँ, अपना आइडिया बेसिकली आपको तैयार करना है, सारी खबरें जो आपको स्टॉक्सी न्यूज में ना भी मिले वो भी टटोल के ढूंढ लाना और कई बार ऐसे ही ढूंढ लाना जो बहुत मुश्किल से मिलती है। चलिए, पहला स्टॉक जो है पटेल इंजीनियरिंग, और इनका राइट्स इशू खुला हुआ है जिसकी आज आखिरी तारीख है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 27 फरवरी आज आखिरी दिन है। 324 करोड़ का है, और ये इस जुटाई हुई रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और डेट कम करने के लिए करेंगे। 324 करोड़ का जुटाने का फंड है। इंटरेस्टिंग है कि पिछले 15 दिन में इनको 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। एक मिला है 1026 करोड़ का महाराष्ट्र और कर्नाटक से, और दूसरा मिला है 1567 करोड़ का जो इनको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से मिला है, और इनकी टोटल ऑर्डर बुक हो गई है 18,600 करोड़ की। तो इंटरेस्टिंग खबरें हैं, और ये लास्ट डे है, तो इसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं पटेल इंजीनियरिंग में। दूसरा स्टॉक है कल्पतरू पावर। इन्होंने अपनी एक कोहिमा मरियानी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें से 25% हिस्सेदारी बेच दी है। बची हुई लाश थी, तो उसको भी इन्होंने बेच दिया है, तो ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे भी इसको।
और पावर स्टॉक आजकल थोड़ा सा रडार पे भी है, कई सारी चीज़ें हैं। अब एक और अच्छी खबर आई पीवीआर की। इन्होंने लखनऊ के लुलु मॉल में 11 स्क्रीन का एक मल्टीप्लेक्स खोला है और इनकी सीटिंग कैपेसिटी उसमें होगी 1841। आपको पता लुलु मॉल कितना बड़ा है? आप मैंने सहारा वाला लास्ट देखा था, नया सहारा का बना सहारा था। तो उसके एक पुराना उधर होता था, वो नाम नहीं याद उसका, हजरतगंज के पास। हजरतगंज के पास नहीं, इन ये गोमती या खंड 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 जो बहुत सारे गोमती नगर मेन रोड पे कोई हाँ, था। वो बहुत छोटा। ये पहला था वो, उसके बाद ये आ गया सहारा जब वाला। एयरपोर्ट से आप रास्ते में जाते हैं गोमती नगर, तो जो शहीद पथ बना उस पे बना ह्यूज, मतलब उसके अंदर गाड़ी से घूमना पड़ता है, इतना बड़ा मॉल है वो। कहते हैं मॉल प्रोडक्ट भी काफी अच्छे हैं, फ्रोजन होते हैं सारे, हाँ सारे फॉरेनर्स मॉल है। तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्स खुल गया है, 1850 लोगों की 11 स्क्रीन, काफ़ी बड़ा है। तो उसके चलते बस ये है कि पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, तब तो ये भरेगा। पता नहीं, कल मैं कहीं बैठा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीवी शोज को दिक्कत हो रही है क्योंकि पिक्चर नहीं आ रही, तो प्रमोशन के लिए हीरो नहीं मिल रहे हैं। मतलब टीवी शो को दिक्कत मतलब बहुत अच्छा, जैसे फलां के शो में वो गेस्ट के तौर पे आते थे, अब उसमें मतलब फिल्में ही नहीं आ रही हैं जब, तो प्रमोशन किसका करोगे आप? तो फिर आप इधर उधर के टीवी स्टार्स ले आओ, इधर ले आओ, उधर ले आओ, ये सब चल रहा है। तो सोचो फिल्में ना होने की वजह से किसका किसका धंधा इम्पैक्टेड होता है। तो खैर एनीवे, पीवीआर पे ध्यान रखिए इन्होंने। और कुल इनके पास कितनी 32 प्रॉपर्टी हो गई हैं यूपी में, गजब कर दिया इन्होंने। तो 3 स्टॉक ये हैं, ग्रीन में रखना चाहिए। अच्छा, तो इधर वो लुलु मॉल में पीवीआर खुला, तो ऐसे ही अहमदाबाद में फिनिक्स मिल्स का पैलेडियम खुल गया। मतलब बेसिकली फिनिक्स मिल्स मतलब मॉल डेवलपर है ना, उसने एक टाई अप करा था वहाँ की एक बी सफल ग्रुप के साथ। वहाँ पे अहमदाबाद में अपडेट ये वीकेंड पे आया कि वो पैलेडियम अहमदाबाद लॉन्च कर दिया। 5 एकड़ में स्प्रेड है, ग्रॉस लीजेबल एरिया करीब 7.5 लाख स्क्वायर फीट का है। इनकी रिलीज तो कहती है 35 लग्जरी बैंड्स अहमदाबाद में, उनमें से कई सारे तो पहली बार अहमदाबाद में आ रहे हैं। पर मैंने जब ट्वीट करा था तो मैंने पार्थिव को टैग करा था, तो पार्थिव का अपडेट आया, मैं गया था वीकेंड पे। अभी तो काफ़ी सारे शॉप वगैरह बहुत अच्छा बनाया है, काफ़ी सारी, लेकिन शॉप्स वगैरह अभी एम्प्टी है। धीरे धीरे वो लीज रेंटल्स आते रहेंगे, टाइप्स होते चले जाएंगे। रखिए इसको रडार पे। सुबह जब हर्षदा ने खबर सुनाई थी तब इन्होंने मेंशन करा है कोलकाता में भी कुछ जमीन एक्वायर कर ली है इन्होंने। हाँ, इन्हीं की जो ये पैलेडियम वाला जो इनका हिस्सा है, उसने 5.5 एकड़ ज़मीन कोलकाता के अलीपुर में खरीदी है। और वहाँ पे लग्जरी रेजिडेंसेस डेवलप करेंगे, और ये ज़मीन उन्होंने 414 करोड़ रुपये में खरीदी है। फिनिक्स, अच्छा वैसे फिनिक्स टावर आपने देखे हैं जो फिनिक्स मॉल के पास में, बहुत शानदार टावर है, बहुत पुराना है हालांकि, लेकिन बहुत प्रीमियम लोकेशन है, बहुत अच्छी। फिनिक्स से थोड़ा सा इधर एकदम गेट पे ही जो बना हुआ है। हाँ देखा। तो वहाँ पे शायद 2 या 3 टावर हैं, एक और नया बन रहा है वहाँ पे। तो वैसे ही इन्होंने अलीपुर कलकत्ता के लिए किया है। एक कंपनी और है तेगा इंडस्ट्री। जैसे मैंने उससे पहले शाम मेटालिक्स लिखा था, वैसे यहाँ पे भी अपडेट है। यहाँ पे एनसीएलटी ने, वहाँ पे कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ने मंजूरी भरी थी, यहाँ पे एनसीएलटी ने इनके प्लान को मंजूरी दे दी है। दरअसल तेगा रेजोल्यूशन प्लान जो है मैकनेली सयाजी इंजीनियरिंग का, वो सीआईआरपी प्रोसेस में एनसीएलटी ने इनको हामी भरी। ये तेगा ने ग्लोबली तो 4 एक्विजिशंस कर रखे हैं, पहला इंडियन एक्विजिशन करा है। तेगा कौन सा, आपको याद होगा लास्ट ईयर एक आईपीओ लिस्ट हुआ था। वो कंपनी जानी जाती थी, वो माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग वगैरह के लिए क्रिटिकल टू ऑपरेट इक्विपमेंट्स बनाने का काम, ये वो कंपनी है। तो इसकी कहा जा रहा है बहुत अच्छा स्पेस में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। इस एक्विजिशन के थ्रू तेगा को रखिए रडार पे। अच्छे मूव्स इसने ऑलरेडी दिखाना शुरू कर रखे हैं, बाजार की कमजोरी के बीच में मूव्स हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक डिसेंट एक्विजिशन ऐसा कहा जा रहा है। इनकी रिलीज भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है कैसे वो ये मर्जर इनके लिए फायदेमंद होगा। खैर ग्रीन रख दिया आज के लिए। 6 हो गए आपके? मेरे ख्याल 6 हो गए, काउंट करता हूं, आप बताओ। हाँ, तो 14 स्टॉक है मेरा वोल्टास। वोल्टास में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने सेल की कॉल दी है और टारगेट दिया है 840 का। उनका कहना है कि अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि गर्मी की बड़ी खबरें चल रही हैं कि बहुत गर्मी होगी, ये होगी, तो स्टॉक 15 दिन में 15% चल गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ये आउट परफॉर्मेंस ये समर की वजह से हुई है, इस पर उनको बहुत भरोसा नहीं है, क्योंकि जब बहुत पीक गर्मी पड़ी है अब तक पिछले 10-15 सालों में, ग्रोथ 6 से 8% ही रहती है, चाहे जितनी गर्मी पड़े। ये इनका मार्केट शेयर भी लूज हुआ वोल्टास का बीच। क्यों? बाकी प्लेयर्स की वजह से। वोल्टास ने अच्छा खासा मार्केट शेयर लूज करा है। वो मैंने जब रिजल्ट देखा था तब उसमें मेंशन था। उसके बाद क्यों वाला, क्योंकि इंटरव्यू का भी इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद करना चाहिए इनका, पूछना चाहिए गर्मी पड़ रही है। तो खैर वोल्टास में सेल कॉल दी से मैंने रेड में रखा है।
एसबीआई ग्रीन में रखा है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, 760 का टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि 760 सब लगे हाँ, हुए हैं। इन्होंने बातचीत की है तमाम चेयरमैन, डीएमडी फाइनेंस, सीएफओ, इन सब लोगों ने यूएस और यूके में जो की थी, तो वहाँ से जो बातचीत में निकला है कि उसकी वजह से इनको लगता है कि अडानी ग्रुप में जो इश्यूज चल रहे थे, जिसको लेकर के उन्होंने अपनी पूरी क्लैरिफिकेशन दी है, तो उससे बहुत ज़्यादा चिंता है, उससे सब की बात नहीं है। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट, उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई रिस्की अपसेट है, तो इसीलिए इसका टारगेट बढ़ा के 760 कर दिया गया है। काफ़ी ऊंचा टारगेट है यहाँ से। और सिक्स्थ स्टॉक है इंडिगो, इसको रेड में रखा है। इसमें आपको याद होगा प्रैट एंड विटनी वाले इंजन को लेकर के समस्या थी, तो बहुत पुरानी खबर थी, कुछ अभी बड़ा भी हो गया 50 प्लेन ग्राउंडेड है, तो दिक्कत है। गो फर्स्ट के भी है और इनके भी है, दोनों के हैं। इनको तो अभी compete करने के लिए तगड़ा ऑर्डर देने की तैयारी करनी पड़ेगी। एयर इंडिया से compete मैंने करना है, सुना कि market से। 500 विमान का तैयारी कर रहा है, लेकिन देना ही पड़ेगा आपको। अगर मार्केट से रिटेन करना है, एयर इंडिया Otherwise- के बीच में गड़बड़ हो जाएगा। एयर इंडिया के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं, 10.5% मार्केट शेयर है और उसको ऊपर ही जाना है। वो तो प्योरली इस जैसे का एक्विजिशन कर रहे हैं, वो प्योरली मेरे को लगता है इनसे compete करने के लिए नहीं जा रहे हैं। Globally। वो एग्जैक्टली इंटरनेशनल रूट्स पे compete करने जा रहे हैं, लपक के। क्योंकि उसमें कितना 470 में बताया था, शायद 30-40 वो चौड़ी body, वाली, जिसमें wide 3 body, सीटिंग होती है, वाइड बॉडी, तो वो लॉन्ग हॉल के लिए है। कि अपने आप भार्गव जी आए थे तो कह रहे थे कि अभी आपको मान लीजिए यहाँ से न्यूयॉर्क जाना, तो एक ही शहर 2 शहर से होती है, बाकी कई शहरों से डायरेक्ट, बेंगलोर से डायरेक्ट, मुंबई से डायरेक्ट, चेन्नई से डायरेक्ट, इस तरह चलाएंगे ये लोग। लग रहा है। तो खैर ये अपना 6वां स्टॉक था, लेकिन इंडिया एक रेड में बचा रख है रहा हूँ मेरा। मैं। एक बचा है, हाँ, वो काउंट करें तो 5 ही निकले। धर्मज क्रॉप गार्ड नाम की, ये भी आईपीओ आया था मेरे ख्याल से, है ना। अब इसमें क्या हुआ, जब मैं बीएसई अनाउंसमेंट देख रहा था तो पहले अपडेट आया कि एक प्रमोटर एंटिटी ने खुले बाजार से माल खरीदा, पर वो थे 16,000 कुछ शेयर्स। मैंने कहा छोड़ो। फिर उसमें नीचे घुसा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अनाउंसमेंट्स थे अलग अलग प्रमोटर एंटिटीज की तरफ से बाइंग। एक ने आधे % से ज्यादा स्टेक उठाया, 1,82,000 शेयर। दूसरे ने 16,000 शेयर्स उठाए, एक ने 2,000, दूसरे ने 16.5, ऐसे करके सबने प्रमोटर्स ने खुले बाजार से क्रीपिंग एक्विजिशन कर रखा है, हल्का हल्का माल उठाया हुआ है खुले बाजार से। इंटरेस्टिंग है, पिटा हुआ स्टॉक है, दबा झेल रहा था प्रेशर, अब प्रमोटर्स की निबलिंग होती हुई नजर आ रही है, तो इसीलिए वॉच आउट करेगा। ये एक ही इंस्टेंस है और कंटिन्यू होता है नहीं होता है, प्रमोटर्स क्यों खरीद रहे हैं मुझे नहीं पता, पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, इसीलिए ग्रीन रख के चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 6 स्टॉक्स निपट गए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स के बचे हुए 4 स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे। चलिए स्वागत है एक बार फिर से। अगले नंबर स्टॉक जो 7वां है वो बजाज ऑटो है, रेड में रखा है इसको। बजाज ऑटो की एक खबर छपी इकोनॉमिक टाइम्स में और ये कह रहे हैं कि ये अपना प्रोडक्शन 25% तक कट कर सकते हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का, क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है इनका उसमें बहुत दिक्कत आ रही नाइजीरिया में, और उसकी वजह से इनको अपना प्रोडक्शन कट करना पड़ सकता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर इतना प्रोडक्शन कम होता है तो ये दिक्कत आएगी, तो ये खबर चलते मुझे लगता है कि दबाव में रह सकता है स्टॉक। HUL और ITC को ग्रीन में रखिएगा। FMCG पे लगातार अच्छी खबरें आ रही है। एक और खबर आज छपी हुई है, एक ही रिपोर्ट खबर दी जा रही है कि जो FMCG कंपनियों के बहुत सारे जो प्रोडक्ट है प्रीमियम वाले, उसकी सेल बढ़ना शुरू हो गई है। कहाँ बढ़ना शुरू हो गई? रूरल इलाकों में। तो ये एक और अच्छी खबर है। हम लोग पिछली बार बताया था कि रूरल इलाकों में डिमांड आ रही है, अब आ रही है कि वो सिंपल प्रोडक्ट से थोड़े प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ खरीदारी हो पड़ रही है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे ध्यान रखा है सर। 10वां स्टॉक है एम्फेसिस, ये रेड में रखिए। सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली सेल साइड की, 1705 का टारगेट है। उन्होंने बताया कि मनीष डूगर जो उनके CFO हैं, उनसे उनकी जो बातचीत हुई है सिटी ग्रुप की, तो मैनेजमेंट का ये मानना है कि आगे जाते हुए काफ़ी दिक्कत आ रही है, इनकी जो डील कन्वर्जन है काफ़ी स्लो हो रही है, मैक्रो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो मॉर्गेज बिजनेस भी जो है बहुत ही म्यूटेड रहेगा Q4 में। तो उस कमेंट्री के आधार पर उन्होंने सेल कॉल दी, तो उसी हिसाब से ध्यान रखा जाता है। काफ़ी नीचे टारगेट है, 2200 में चल रहा हो, 1700 का टारगेट दिया गया है। ओके, अगले 4 स्टॉक्स। पहला लेमन ट्री होटल्स ग्रीन, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से मनाली और भोपाल के टाइप्स, अब फिर वीकेंड पे खबर आई कसौली का टाइप, 110 रूम की प्रॉपर्टी, गजब कर रखा है इस कंपनी ने। बहुत एग्रेशन है, देखते हैं एग्रेशन कैसे इवेंचुअली प्ले आउट होता है। लेमन ट्री लेकिन ग्रीन रख दिया है। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको अप्रूवल आ गया है, शेयरधारकों ने भी मंजूर कर दिया है इसके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के डीमर्जर।
मना तो करते नहीं शेयर होल्डर्स, लेकिन ये हो गया कि अब उस कड़ी में अब डीमर्जर मतलब नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की अलग से लिस्टिंग का रास्ता साफ होता हुआ वैल्यू अनलॉक होगी, इसीलिए ग्रीन नुवामा, इसके लिए पहले वो ईडलवाइस वेल्थ मैनेजमेंट का नाम बदल गया, ध्यान रखिएगा। श्रेया शिपिंग एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है इनका, एक और कंटेनर वेसल एक्वायर करने जा रहे हैं, डिटेल्स उसकी स्क्रीन पर। लास्ट में एक रेड रखा है, ये जरूरी नहीं आज पिटे नहीं पिटे, वैसे हमेशा ही पिटता ही चले जाना है, लेकिन हम सबको इस स्टॉक को लेकर कॉशियस रहना चाहिए। अबान ऑफशोर की रेटिंग आई केयर, डी की रेटिंग वापस आती है। डी की रेटिंग आसान शब्दों में हो गई, या तो किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है या जल्द डिफॉल्ट करने की तैयारी कर रहा है, तो बच के रहिएगा। कोई भी पॉप्स आ रहे हो तो ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होइएगा। दिक्कत में ये कंपनी है, दिक्कत में स्टॉक है, अभी भी 40 की वैल्यू कमांड करता है, इसको वॉच आउट रखेंगे, लेकिन इसको मैं बट ऑब्वियस है रेड लेके चल रहा हूँ, रीहाइड्रेट कर रहा है वो रेटिंग को। क्विकली छोटे से ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो ये जो टीम्स मेंशन करी थी, 10 स्टॉक्स हाईलाइट किए थे, उनका एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली जो 10 की सीधा सौदा की टीम है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। लार्जली सब ग्रीन है, मूड बिगड़ा हुआ है, आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिएगा, बिहेवियर वॉच करिएगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने कई सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के मंजूरी दी। एनबीसीसी का मंथली बिजनेस अपडेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक और ऑर्डर 350 करोड़ रुपए का प्रयागराज में बैक किया। श्याम मेटालिक्स एलओआई मिला। ये फिनिक्स मिल्स ने पैलेडियम अहमदाबाद लॉन्च कर दिया वीकेंड पे। तेगा इंडस्ट्रीज को भी एक एक्विजिशन के लिए एनसीएलटी की मंजूरी। धर्मज क्रॉप गार्ड नाम की कंपनी रिसेंटली वीकेंड में अपडेट ये थे, प्रमोटर्स निबल कर रहे हैं स्टॉक को, खरीद रहे हैं मतलब हल्का हल्का। लेमन ट्री होटल्स ने एक और प्रॉपर्टी के लिए टाई अप कर लिया है। ईडलवाइज फाइनेंशियल्स, वो शेयर होल्डर्स की भी मंजूरी आती हुई डीमर्जर को लेकर, नुवामा की अलग से लिस्टिंग और करीब होती हुई, वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन बन रहा है। श्रेया शिपिंग ने एक एमओए साइन करा, एक वेसल, एक जहाज एक्वायर करने के लिए। अबान ऑफशोर डी रेटिंग, डिफॉल्ट कैटेगरी में रख दिया रेटिंग, ये रखा ही हुआ, ऐसा नहीं है कि आज की कहानी है, रीहाइड्रेट करा है वो डी की रेटिंग, इसलिए रेड लेके चल रहा है। कॉशियस रहिएगा स्टॉक को लेकर। चलिए टीम पर डालिए, बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पे और उसी के हिसाब से इनको लिया गया है। पहला पटेल इंजीनियरिंग, इनको 2 बैक टू बैक ऑर्डर और इनका एक राइट इशू खुला, जिसका आज आखिरी दिन है। कल्पतरू पावर ने अपने एक कोहिमा ट्रांसमिशन लाइन का 25% स्टेक और बेच दिया है। पीवीआर ने लुलु मॉल लखनऊ में 18 स्क्रीन का एक मल्टीप्लेक्स शुरू किया है। वोल्टास में गोल्डमैन सैक्स ने सेल की रेटिंग दी है, इसको सेल कर लीजिएगा, सेल की रेटिंग दी है उन्होंने। उनको मानना है कि बहुत गर्मी पड़ने के बावजूद ग्रोथ स्टोरी बहुत इंटैक्ट नहीं है। एसबीआई में जेफरीज ने एक बाई की रेटिंग दी है और उनका मानना है कि 720 का टारगेट और अडानी ग्रुप में जो एक्सपोजर है उससे कोई रिस्क नहीं है। इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि जो प्रैट एंड विटनी वाले इंजन के इश्यूज थे उसकी वजह से इनके और गो फर्स्ट के मिला के करीब 50 फ्लाइट ग्राउंडेड है, तो वो दिक्कत है। बजाज ऑटो में खबर ये आ रही है कि नाइजीरिया की दिक्कतों के चलते अपना जो है कम से कम 25% प्रोडक्शन कट कर सकते हैं, ये एक बड़ी खबर है। HLITC में अब कहा जा रहा है कि ग्राउंड रूरल इलाकों में प्रीमियम प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और एम्फेसिस पे सिटी की सेल रेटिंग है, उनका मानना है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है आगे Q4 को लेकर के, तो इसलिए यहाँ पे रिड्यूस प्राइस पे टारगेट दिया गया है। तो चलिए, मुनाफे की तैयारी और हफ्ते की शुरुआत और महीने के आखिरी 1-2 दिन सैलरी आने वाली, सैलरी आज नहीं कल आएगी सैलरी, तो ये एक अच्छी खबर है। और उसके सैलरी के खर्चे के बहाने होली भी खड़ी है अगले हफ्ते में ही। इन सब के बीच में आज आपको कमाई भी करनी है, तो ग्लोबल सेंटिमेंट को देखते हुए कैसे कमाई की जाएगी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यूएस के संकेत तो अच्छे नहीं हैं। भारत में भी बहुत सारी खबरों का सिलसिला बना हुआ है, तो ऐसे में क्या मूड कैसे है, इस पर बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, कैसा रहा वीकेंड, पहले तो ये बताइए। गुड मॉर्निंग नीरज, वीकेंड काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी एक्चुअली मैं इस वीकेंड पे मैं नींद पूरी की काफ़ी, बहुत टाइम से नींद पेंडिंग थी, तो बस वो पूरी की। उस वीकेंड पर मैंने कुछ नहीं किया और सिर्फ कहीं नहीं गया और सिर्फ एक जैसे कहते हैं एक बस अपना घर पे रहा और पूरा एक आनंद किया, एंजॉय किया बहुत टाइम के बाद। वो बजट के टाइम से एक्चुअली वो काफ़ी पेंडिंग था, वो चलता आ रहा था, तो इसके लिए वो किया।
लेकिन खैर देखिए नीरज जी, जो मैं आज शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक चार्ट के साथ, आई एम श्योर आप उस चार्ट को काफ़ी फॉलो करते हैं, लेकिन ये वीकेंड पे हर कोई इस चार्ट की बात कर रहा था। ये क्या चार्ट है? ये चार्ट है फेड की टर्मिनल रेट का चार्ट। कि टर्मिनल रेट से मतलब क्या है कि कहाँ पर जाके फेड रुकेगा। देखिए जो बड़ी वाली बेयर मार्केट थी वो चल रही थी उस फेज़ में जिसमें ये लगातार बॉन्ड, ये टर्मिनल रेट है, ये एक सीधा एक ज़बरदस्त अपवर्ड स्लोपिंग मूव में था। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई जब ये जो चार्ट था ये प्लेटू हो गया था। एक आप देखेंगे एक ऊपर एक प्लेटू हो गया टर्मिनल रेट। मार्केट मानने लगा था कि अब टर्मिनल रेट जो है हम उसके आसपास हैं या बिल्कुल करीब करीब आसपास हैं। लेकिन ये पिछले 2 हफ्ते में और ख़ासतौर से फरवरी में जिस तरीके से वो सारे डेटा पॉइंट्स आने के बाद वापस ये एक चार्ट आया है, कहीं ये वापस वो एक और उस तरीके के मूव की शुरुआत तो नहीं है जो इसको अब कहाँ कहीं भी ले जाए, हमें भरोसा नहीं है। तो ये एक फियर फैक्टर है मार्केट में। खैर एनीवे, हमारी मार्केट वैसे भी एक्स ऑफ ग्लोबल क्यूज़ सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट रही है इस साल। लास्ट ईयर हमने आउट परफॉर्म किया था, इस साल हमारी मार्केट काफ़ी अंडर परफॉर्मिंग रही है। और एक और चीज़, ये जो लूजिंग स्ट्रीक थी, 6 दिन की लूजिंग स्ट्रीक, अब जून 2022 के बाद सबसे ख़राब मूव इंडियन मार्केट को। हम लगातार एक चीज़ कह रहे थे कि इस मार्केट में बड़ा पैसा आपका बन रहा है अगर आप पोजिशनली शॉर्ट हैं। इंट्राडे के पुल बैक्स इधर उधर आएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज और बजट डे लोज ये मार्केट आपको दिखाएगी एक बार। अब जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली उस लेवल तक जाए, लेकिन ऑलमोस्ट अब मुझसे निफ्टी में सिर्फ 100 ही पॉइंट दूर रह गए और एसजीएक्स निफ्टी का लो ले लें तो ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच चुके थे अब हम। और दोनों को मुझे लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करना है। एक मार्केट का जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पर, वो चार्ट से जो डर फैल रहा है कि क्या वो जो निफ्टी आईटी की रैली थी वो पंक्चर हो गई। अगर निफ्टी आईटी की वो रैली पंक्चर हुई तो फिर मार्केट में बहुत दिक्कत आएगी। फिर मुझे लग रहा है कि इवन 17,000 बचाना ही मुश्किल हो जाएगा अगर वो निफ्टी आईटी का मूव भी अगर इसी तरीके से नैस्डैक की तरह से मिरर किया और आज अगर वहाँ पे भी गिरावट आई। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि सब एक लाइन में नहीं होगा, बीच बीच में रैलीज भी आएंगी और आपको उसी तरीके से मार्केट को स्मार्टली प्ले अप करना है। भाई साहब, वो ब्यूटीफुल चार्ट के साथ शुरुआत कर दी गई है। टर्मिनल रेट यानी कि ये जो फेड का करंट टाइटनिंग साइकिल है कहाँ पे पीक होगा। पहले लग रहा था होने वाला है वो, और हॉकिशनेस का तड़का वो, इसीलिए वो बार बार देख रहे हैं और लकीर ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। ये दिक्कत दरअसल सब झेल रहे हैं ग्लोब में, खासतौर पे यूएस के बाजार। इन सब पर डिटेल में बातचीत करेंगे। ये जो हॉकिशनेस का और एडिशनल तड़का है, दरअसल फ्राइडे का एक और डेटा है जिसने मूड और बिगाड़ रखा है। लेकिन ये बात सही है, हमने ब्यूटीफुली वो लगातार मेंटेन करा कि ये आप इंट्राडे मोमेंटम को भूल जाइए। पोजिशनली शॉर्ट्स का बाजार है, शॉर्ट करने का बाजार है। ये कब से मेंशन हो रहा था लगातार, और देखिए लगातार क्या वीकनेस आई। इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी शो में, इसी वक्त रोज ये चर्चा हुई और वो ब्यूटीफुली स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आई। खैर, फ्राइडे की स्ट्रैटेजी जो ब्यूटीफुली वर्क करी, उन सब पे आऊंगा। निफ्टी बैंक की आज की रणनीति होगी, ग्लोबल संकेत होंगे, डिटेल में चर्चा होनी है क्यों इस तरह से वो टर्मिनल रेट का चार्ट और एग्रेशन दिखा रहा है और स्पाइक हो रहा है। लेकिन एक काम कर रहा हूं, इस प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की टॉप